ऊपर की मंजिल। अच्छी बेटी की जिम्मेदारी निभाते हुए सिमरन जैसे थक सी गई थी कि मां की मृत्यु पर दोनों भाइयों का आना जैसे उसे तसल्ली दे रहा था। लेकिन क्या यह सुख क्षण भर का था? जाड़े का मौसम, ठंडी बयार, शाम के 4 बज रहे थे। सिमरन तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंची। रिचा, रिचा, कहाँ हो? आवाज लगाते हुए वह घर के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा रिचा माँ के सिरहाने बैठी है। क्या बात है माँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? उसने माँ की ओर मुखातिब होते हुए पूछा। नहीं नहीं, ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। क्या बात है दीदी, आज ऑफिस से जल्दी कैसे? कोई काम? रिचा ने प्रश्न किया। हाँ हाँ, काम ही तो है। अरे, मुझे अभी भोपाल के लिए निकलना है। कल 10 बजे वहां मेरे ऑफिस की मीटिंग है। ओह अच्छा, कहते हुए रिचा चाय बनाने चली गई। सिमरन बैग जमाने लगी। तभी माँ ने पलंग से उठने की कोशिश की। सिमरन ने उन्हें सहारा देकर फिर लेटा दिया, यह कहकर कि दवाई टाइम पर लेना। रिचा, आपके पास है, मैं कल रात तक लौट आऊंगी। रिचा चाय नाश्ता टेबल पर रखते हुए बोली। दीदी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कल कोचिंग से छुट्टी ले लूंगी। रिचा के आश्वस्त भरे शब्दों ने सिमरन की चिंता को कुछ कम कर दिया। रिचा सिमरन की ममेरी बहन थी। गांव से बैंक की कोचिंग के लिए यहाँ इंदौर आई थी। पिछले 1 साल से बुआ के घर ही रह रही थी। बहुत ही नेक दिल और समझदार है। माँ को प्रणाम कर सिमरन ने जैसे ही जाने के लिए बैग उठाया, याद आया शर्मा अंकल को बताना ही रह गया। बाबूजी के गुजरने के बाद से पड़ोस के शर्मा अंकल सिमरन के परिवार के दुख सुख के पक्के साझेदार हो गए थे। गेट खोलकर अंदर जाने को हुई, अंकल आंटी बरामदे में ही बैठे मिल गए। वह बोली, अंकल, मैं 1 दिन के लिए भोपाल जा रही हूँ। माँ और रिचा घर पर अकेले हैं। माँ की तबीयत थोड़ी ढीली है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा। आपको परेशान कर रही हूँ। अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? यह तो हमारी भी जिम्मेदारी है। तुम नाहक परेशान हो रही हो। जाओ, अपना काम करके लौट आओ। अंकल के भरोसे ने सिमरन के चेहरे से चिंता की परत हटा दी। सिमरन बस स्टॉप पर आ गई। रात 10 बजे भोपाल पहुंच गई। होटल में उसके ठहरने की व्यवस्था थी। रिचा को उसने पहुंचते ही कॉल कर दिया और सो गई। भोपाल की सर्द सुबह, शरीर में कंपकंपी छूट रही थी। तैयार होकर उसने स्वेटर के साथ कंधे पर शॉल भी डाली। करीब 2 बजे रिचा की कॉल आई। दीदी, बुआ की तबीयत बिगड़ गई है। शर्मा अंकल और आंटी की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। बुआ अभी आईसीयू में है। घबराना नहीं बेटा, इम्तिनान से आओ, हम हैं यहाँ पर। पीछे से शर्मा अंकल की आवाज आई। सिमरन स्तब्ध थी। ऑफिस के सहकर्मियों ने इंदौर के लिए टैक्सी की व्यवस्था करवाई। टैक्सी में बैठने के बाद उसे लगा 1 सप्ताह से ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हो सकता है माँ इसी वजह से बीमार पड़ गई हो। 2 दिन पहले ही तो उसने माँ से कहा था, इस छुट्टी में मार्केट जाकर आपके लिए बढ़िया सा वुलन स्वेटर ले आऊंगी। आपके पुराने स्वेटर अब बेकार हो गए हैं। नहीं सिम्मी, नए स्वेटर की क्या जरूरत? मुझे कौन किसी के घर जाना है, दिन भर बिस्तर में ओढ़े ही रहती हूँ। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया था। उसने माँ की बेचैनी को तोड़ लिया और माँ के गले में बाहें डालते हुए बोली, किस सोच में पड़ गई माँ? आपके बेटे के होते आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई। कल ही तो उसने अपने ऑफिस के दोस्त से एक डॉक्टर का एड्रेस लिया था। सोचा था भोपाल से आकर माँ को दिखा देगी। जरूरत से ज्यादा लंबा लगता हुआ यह सफर बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ और सिमरन हॉस्पिटल पहुंची। शर्मा अंकल और आंटी सामने चेयर पर बैठे मिल गए। उसने डबडबाई आंखों से अंकल को देखा। वे हाथ पकड़कर उसे आईसीयू तक ले गए। मुश्किल 5 मिनट रुकने दिया गया उसे। वह निडाल सी अंकल के पास बैठ गई। उन्होंने बताया, माँ के फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उदासी की परत उसके चेहरे पर जम गई। कुछ देर में रिचा भी वहां आकर बैठ गई। दोनों बहनें निशब्द थी। रात 11 बजे माँ को हार्ट अटैक पड़ा और वह चल बसी। सुखद भविष्य के जो अरमान सिमरन ने अपने हृदय में संजोए थे, एक झटके में उजड़ गए। वो सिर्फ शून्य और शून्य में टकटकी लगाए देख रही थी, मानो पूछ रही हो, घर की जो सांस थम गई है उसे जीवंत कौन करेगा? पहले एक एक करके दोनों भाई बाहर चले गए। फिर बाबूजी दुनिया से चले गए।
और अब माँ? शर्मा अंकल ने सचिन और सौरभ दोनों को माँ की मृत्यु की सूचना दे दी। दोनों ने जल्दी पहुंचने की बात कही। दूसरे दिन माँ की अंत्येष्टि भी हो गई। कुछ करीबी रिश्तेदार और परिचित सम्मिलित हुए, लेकिन इन सब के होने का एहसास उसके लिए नगण्य था। आज से ज्यादा अकेला उसने अपने को कभी नहीं पाया। उसके चारों तरफ तो सन्नाटा खींच आया था। शर्मा आंटी आई और कस के उसे अपने अंक में भर लिया। मैं हूं ना बेटा, तेरी माँ। और वे स्वयं भी दुख से अभिभूत हो उठी। सिमरन की आंखों से अश्रुओं का रेला बह निकला, परंतु बहुत देर रोती रही। फिर खुद ही संभाला अपने आप को। माँ के कमरे में जाकर बैठी और देखा उनका पलंग, उनके कपड़े, उनकी दवाइयाँ, कुछ धार्मिक पुस्तकें आदि सब चीजें ऐसी रखी हुई थी, मानो माँ अभी आ जाएगी। कितनी याद आएगी माँ। दुखी मन से भाइयों को मोबाइल लगाया। बहुत देर ट्राई किया पर नेटवर्क नहीं मिला। मोबाइल का नेटवर्क न सही, मस्तिष्क का नेटवर्क जरूर जुड़ गया। विगत स्मृतियों के तार सिलसिलेवार जुड़ते चले गए। दोनों भाई उससे बहुत प्यार करते थे। उसका रूठना, उसका मचलना, उसकी किलकिलाहट पर दोनों भाई निहाल हो जाते थे। सचिन भैया उसे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते। कपड़े, जूते, हर फरमाइश सचिन भैया बाबूजी के मुनहार करके पूरी करवाते। हर रोज पार्क में घुमाने भी ले जाते। एक बार की घटना है, पार्क में कुछ बच्चों ने उसे झूले पर से गिरा दिया था। नाक से खून आने लगा था। दोनों भाइयों ने उन बच्चों के साथ बहुत लड़ाई की, बहुत धमकाया, यहाँ तक कि लड़ाई की खबर घर तक आ पहुंची थी। माँ ने दोनों भाइयों को डांट लगाई थी। अब लड़ने से क्या फायदा? भाई बोले, हमें कुछ हो जाता कोई बात नहीं, बहन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने बेटों की बात सुन माँ का गुस्सा हंसी में तब्दील हो गया और उन्हें मारने के लिए उठाया। हाथ उनके गालों को खींचे बिना रह नहीं पाया। समय आगे बढ़ता रहा। पढ़ाई लिखाई और फिर नौकरी की व्यवस्था के चलते भाई आगे बढ़ गए और उनकी छुटकी सिम्मी पीछे छूट गई। बड़े भैया की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। बाद में शादी करके वे अमेरिका चले गए। सौरभ भैया ने ग्रेजुएशन के बाद हाई कोर्स करना चाहा, पर बाबूजी फीस के पैसे जुटा नहीं पा रहे थे। सौरभ भैया की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने कहीं से थोड़ा सा कर्जा लेकर फीस जमा करवाई। बाद में उनकी भी नौकरी लग गई। फिर शादी हो गई। शादी के बाद बड़े भैया को देख वे भी बाहर जाने के सपने बुनने लगे। माँ बिल्कुल भी राजी न थी कि सौरभ भैया भी सचिन भैया की तरह बाहर जाकर अपना घर बनाएं, किंतु अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही उन्होंने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए मना लिया। यह भी आश्वासन दिया कि एक निश्चित रकम वे हर माह भेजेंगे। यह सिलसिला 3-4 साल तक तो चला, फिर धीरे धीरे से कम होते चले गए और फासला बढ़ता गया। शायद उनके मन में यह विचार आया कि अब तो सिम्मी की भी नौकरी लग गई है। माँ से एक बार फोन पर बोले थे, यहाँ बस खाने पीने जितने पैसे रह जाते हैं और अब हमें अपने भविष्य के लिए भी कुछ सोचना है। बड़े भैया भी बाबूजी की मौत पर आए थे तो रूठे रूठे ही रहे। कहने लगे, बाबूजी ने घर तो सिमरन के नाम कर ही दिया है, हमारे लिए किया ही क्या है? सरकारी स्कूल में पढ़ाया, 2 कमरे के घर में पढ़ने तक की जगह न थी। आज मैं जहाँ भी हूँ अपने मेहनत के बलबूते पर हूँ। घर की स्थिति को देखते हुए उनकी बात बुद्धिमत्तापूर्ण न थी। बच्चों को पढ़ाना और अपने लिए छत बनाना छोटी नौकरी वाले इंसान के लिए सहज नहीं था। दोनों भाई नौकरी के चलते घर से दूर हो गए तो माता पिता की जिम्मेदारी को देखते हुए सिमरन ने शादी करने से इनकार कर दिया। माँ बाबूजी के समझाने पर भी वह न मानी। बाबूजी ने सोच समझकर घर सिमरन के नाम कर दिया। दीदी चाय। ऋचा का भाव बिना स्वर था। वह स्मृतियों की सघन धुंध से बाहर आई। आंखें डबडबाई। ऋचा जबरदस्ती चाय का कप हाथ में थमाते हुए बोली, पहले चाय पी लो दीदी, फिर लेट जाना। सिर्फ 2 घूंट चाय पीकर वह वही पलंग पर लेट गई। मन के आकाश में छाई यादों की बदलियां उसे कहाँ सोने दे रही थी। दूसरे ही दिन दोनों भाई अपने परिवार के साथ पहुंच गए। माँ इतनी जल्दी चली गई, यकीन ही नहीं होता। सिम्मी, सचिन भैया भाव विभोर होकर बोले, 8 दिन पहले तो माँ से बात हुई थी, उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया। कहते हुए
सौरभ भैया की रुलाई फूट पड़ी। सिमरन सवालिया आंखों से दोनों भाइयों को देख रही थी। बाबूजी की मौत के गए, अब माँ की मौत पर आए हैं। कितने संपर्क में थे वे अपनी माँ के, मानो उनसे पूछ ही रही हो। दोनों भाइयों ने सिमी को गले से लगा लिया। वह निस्पंद खड़ी रही, फिर रुंधे गले से बोली, माँ को कई रात मैंने करवटें बदलते देखा है। छत को निहारते हुए आप दोनों की पुरानी बातें, किस्से, यादें बुदबुदाती रहती थी। दोनों भाभीियों ने सिम्मी को सांत्वना दी। माँ और बाबूजी अपने दोनों बेटों के आगे हार गए थे। यह सोचकर सिमरन अपने को सहेज नहीं पा रही थी। रिचा ने कंधे पर स्पर्श किया। दीदी। सिमरन ने खाली आंखों से उसे देखा। रिचा समझ गई, दीदी अभी सदमे से उबर नहीं पाई है। दुख उसकी आंखों में तैर रहा है। हालांकि आने के बाद दोनों भाई आगे के काम में जुट गए। 13वीं की व्यवस्था की सारी कमान दोनों भाइयों ने अपने हाथों में ले ली। सिम्मी दोनों भाइयों से नाराज थी और अपनी नाराजगी छिपाने को भी उसका कोई इरादा न था, पर फिर भी उन दोनों के आने से क्यों वह पहले से हल्का महसूस कर रही थी, यह सवाल बार बार उसको चुभ रहा था। शायद हर वक्त एक अच्छी बेटी होने की जिम्मेदारी का वहन करते करते जो थकान हो गई थी, वह भाइयों के आ जाने से जैसे बढ़ सी गई। दोनों भाभियां भी घर के काम में जुट गई। मेहमानों के ठहरने, खाने की सारी व्यवस्था कर ली गई। सबको शोक पत्रिका भेज दी गई। 13वीं में 3 दिन शेष बचे थे। वह कपड़े उठाने कमरे में गई तो देखा दोनों भाई और बड़ी भाभी आपस में कुछ बात कर रहे थे। बड़े भैया देखते ही बोले, सिमी, कोई नाम छूट रहा हो तो बता देना, उन्हें भी शोक पत्रिका भेज देंगे या फोन कर देंगे। हाँ, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। नाराजगी के बादल अभी उसके मन से हटे नहीं थे। वह बाहर जाने को मुड़ी। तनिक रोको सिमी, भाभी ने हाथ पकड़ा। चिंता न करो सिमी, सब काम अच्छे से करेंगे। वह चुप रही। 13वीं का कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से निबट गया। सब नाते रिश्तेदार चले गए। सबके रहते भी घर में एक सन्नाटा खींच गया था। दिन आगे सरकने लगे। रिचा भी कोचिंग जाने लगी। माँ को गए 1.25 महीना बीत गया। बड़े भैया ने पंडित जी को बुलाकर मंत्रोच्चार का एक छोटा सा कार्यक्रम शर्मा अंकल और 2-4 घनिष्ठ लोगों की उपस्थिति में करवाया। 8 दिन बाद सिमरन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस में सिमरन लंच के दौरान अपनी दोस्त के साथ बैठी अपनी भावनाओं को शब्दों में डालने की कोशिश करती रही। कुछ दिनों बाद भैया भाभी भी चले गए। बहुत अकेलापन सा फील कर रही हूँ। सचिन भैया, सौरभ भैया बस अब जाने की तैयारी में होंगे। इतना लंबा रुक गए, यह काफी शॉकिंग है। घर तो काटने को दौड़ता है, पर घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं होती। विल आई एवर फील बेटर। घर लौटते हुए उसने भैया के बच्चों के लिए टॉफी, फ्रूट्स, ड्राइंग बुक, कुछ गेम्स खरीदे। घर से कुछ ही दूर थी कि उसने देखा घर के बाहर ईंट और रेत से भरी 2 गाड़ियां खड़ी है। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। भैया, यह बाहर जो सामान आया है वह किसने मंगवाया है? हमने, दोनों भाई एक स्वर में बोले। क्यों? उसने आश्चर्य से पूछा। ऊपर की मंजिल बनवा रहे हैं। अब हम इंडिया में ही रहेंगे, जॉब भी यही करेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। हमें अपनी बहन की धूमधाम से शादी भी तो करनी है। दोनों भाई निर्मनेश सिम्मी को देख रहे थे और सिम्मी विस्फारित नेत्रों से दोनों भाइयों को, चल पगली, इस सरप्राइज पर गर्मा गर्म चाय पिला। सबके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई।